गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। अभी बज रहा है भाई, 1 बज रहा है। रात के 1 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ भाई। भाई थोड़ा लव सपोर्ट दिखा दो, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ भाई। काम इतना ज़्यादा होता है, उसके बावजूद थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें। भाई मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी कॉर्पोरेट मजदूर बने, अच्छा कमाए, 2 साल काम करें, 2 साल अपनी अपने ऊपर पूरी मेहनत करें एमबीए में। बीटेक के आदमियों से बात कर रहा हूँ मैं। जैसा कि मैंने बोला, आप बीए या बीकॉम के वाले प्लीज वीडियो ना देखे, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। बट जो बीटेक वाले लोग हैं, भाई लोग बिल्कुल भी डरिए मत। अगर कल आपका एग्जाम है, बस ये 30 वीडियोस देख लीजिए, आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप पूरी रात भर जगराता करिएगा और ये 2 साल पूरी मेहनत कीजिएगा कि आप भी कॉर्पोरेट मजदूर बन पाए, अच्छा काम अच्छा पैसा कमा पाए। देखो, काम तो जिंदगी भर करना है, क्योंकि जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीना अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई बकचोदी मेरे साइड से। थोड़ा काम की बातें करते हैं। अगले पिछली बार जो हम रुक गए थे, पिछली बार हम कहाँ रुक गए थे भाई? पिछली बार आई थिंक मैं रिटेन्ड अर्निंग्स तक तुम लोगों को बता दिया था। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में मैंने क्या बताया था तुमको कि भाई देखो, अगर हमारे पास जो पैट आता है, पैट के बाद हम लोग जो रिटेन्ड अर्निंग्स निकालते हैं, तो हम लोग डिविडेंड देते हैं। राइट, रिटेन्ड अर्निंग्स हम लोग डिविडेंड देते हैं अपने लोगों को, जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? दैट इज इक्वल टू पैट माइनस डिविडेंड। मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, पता नहीं भाइयों, बट ठीक है। पैट माइनस डिविडेंड। और डिविडेंड भी हमने बाद में बताया था कि पैट इंटू सम डिविडेंड रेशियो, मैंने कुछ तो बताया था पिछले वीडियो में, देख लेना। लेकिन कुछ डिविडेंड रेशियो ही था मेरे हिसाब से। अ, थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट आपके पुराने नोट्स आप एक बार प्लीज उसको रेफर कर लीजिएगा। आई थिंक डिविडेंड डिविडेंड रेशियो ही था मेरे हिसाब से, डिविडेंड पे आउट रेशियो ऐसी कुछ था। तो ठीक है। अभी ये आपने समझ के, अब ये रिटेन अर्निंग से थोड़ी बात करते हैं। अभी रिटेन अर्निंग्स, अगर मान लीजिए मैंने बताया कि भाई आपके पास, लेट्स सपोज इसको रीच करते हैं, बस तेरी ऐसी तैसी, हाँ, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपने, आपका जो पैट था, उसके बाद रिटेन अर्निंग्स आपके जो आया, जो इवेंचुअली आपने जो शेयर होल्डर्स को पैसे दे दिए, उसके बाद जो आपके पास पैसे बचे, है ना? मान लीजिए आपने 2024 में, आई थिंक यही मैंने पिछली बार शुरू स्टॉप किया था, कि आपका जो रिटेन अर्निंग्स था, रिटेन अर्निंग्स जो है वो आपका मान लो 8,000 रुपये है, $8,000 है। ठीक है। अभी इसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई आपने अभी इस साल जो रिटेन अर्निंग संभाला, ये तो पिछले साल का है। अब 2025 में, मान लो 2025 खत्म होने को आ रहा है, और आपने अभी रिटेन अर्निंग्स टू, आपने जो स्पेंड किया है, मान लो आपने इस बार शेयर होल्डर्स को थोड़े पैसे दिए, जो स्पेंड किया है वो आपने इस बार $5,000 दिया है। और आपने इस बार कमाया है, इस बार आपका जो पैट आया है वो 3,000 है, सॉरी, 10,000, 13,000 है मान लो, ठीक है। तो अभी जो आपका जो रिटेन अर्निंग्स होगा, ठीक है, जो न्यू रिटेन अर्निंग्स होगा, तो इसका क्वेश्चन आता है, ये आपका ओल्ड रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि यार ये तो बच गया ना पिछली बार, ये तो अभी बच गया मेरे पास पिछले साल का, तो वो भी तो ऐड करूंगा। ओल्ड रिटेन अर्निंग्स प्लस आपका जो नया पैट है, माइनस जो आपने अभी आपने जो डिविडेंड दिया है। मतलब ये जो 5,000 है ना, ये आपका डिविडेंड अभी का है, तो मैं ये अभी 5,000 आपने दिया, पैट आपके पास 13,000 है, और आपके पास ओल्ड रिटेन अर्निंग्स कितना है? 8,000। तो ये पूरा मिलके बन जाएगा कि 8,000 तो पिछले बार का था, जो मेरे पास गुल्लक में है। ठीक है। इस बार मैंने और कितना कमाया? 13,000 कमाया। और 13,000 में मैंने इस बार कितना दे दिया? 5,000 दे दिया। तो इस साल मेरे पास पूरा रिटर्न बैलेंस कितना आ जाएगा? 8,000 माइनस 21,000, 21,000 माइनस 5,000, 16,000। मेरी कैलकुलेशन अगर थोड़ी गलत है तो माफ कर देना, बट हाँ, आई थिंक सही है, ठीक है। तो ये रिटर्न अर्निंग का फॉर्मूला याद रखना भाई, जो पिछले साल का जो रिटर्न अर्निंग है वो रोल ओवर होता है, इसको कहते हैं हम रोल ओवर। ठीक है। तो
तो हमेशा याद रखना कि जो अपना रिटेन अर्निंग है ना, वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, जो आपकी कंपनी ने बचा के रखा है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया एज ए डिविडेंड, पिछले साल भी नहीं किया था, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए। आपको याद रहेगा, मुझे लगता है आपको याद रहेगा। और हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। बस एक बार ऊपर से अचानक से मैंने जो जो आपको बताया भाई, बिल्कुल होप मत लूज करना, मेरे साथ पूरे 30 वीडियो बने रहना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कुछ क्लियर भी नहीं हुआ, मैं बाद में रिपीट करता रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई रेवेन्यू, आप अगर आपको पता है तो आप खुद पहले पॉज करके पूरा अभी इनकम स्टेटमेंट के सारे लाइन आइटम्स लिख लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया था रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद मैंने अगर अगर आपको बताया था कि नहीं, कि लेस अगर मैं रिटर्न्स को हटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू से क्या हटाया था भाई, भाई लोग, हमने हमने हटाया था सीओजीएस। देखो मैं भी है ना, बिल्कुल कहीं से कहीं भी नहीं देख रहा, और ये आपके लिए मदद कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं भी हम मिस कर सकता हूँ, मिस कर दिया तो कुछ आप बता देना, ग्रॉस प्रॉफिट होकर आ जाएगा। यहीं पे आई थिंक मैंने ग्रॉस मार्जिन की भी बात की थी, जैसे आपको याद है। फिर यहाँ से मैं आपको SG&A, जो सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हटा देते हैं। यहाँ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हटा देते थे। यहाँ से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हटा देते थे। यहाँ से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये बताया था ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस और सीओजीएस का फर्क, राइट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारा हटा के हमारे पास क्या आ गया था, ईबीआईटी आ गया था। अब इस ईबीआईटी से मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस हटाया, और इंटरेस्ट एक्सपेंस हटा दिया, और इंटरेस्ट जो इनकम आया वो ऐड कर दिया। इंटरेस्ट इनकम कुछ आया तो ऐड कर दिया। और उसके बाद अदर अदर इंटरेस्ट कुछ, अगर अदर इनकम कुछ आया है तो नॉन ऑपरेटिंग, वो आ गया था जितना मेरे को याद आ रहा है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से आ गया था ईबीटी। और यहाँ से फिर मैंने टैक्स हटा दिया था जो ईबीटी पे लगता है। और उसके बाद मेरा आ गया था पैट। यहीं तक इनकम स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, बट बैलेंस शीट के लिए हम एक और चीज कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई आपने डिविडेंड कितना दिया, और डिविडेंड से आपके पास फाइनली एक रिटेन्ड अर्निंग्स कितना आया। ये भाई, ये याद रख लो भाई, ये तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। तुम्हें लगता है कि एमबीए मेरी खत्म हो गई तो काम हट जाएगा, नहीं भाई, अगर तुमको ये नहीं पता तो तुम किसी कंपनी के बारे में कुछ समझ नहीं पाओगे आगे जाके। तो ये भाई अपने दिमाग में पूरी जिंदगी भर के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए याद रखना, इसको रिवाइज करते रहना भाई। मैं कह रहा हूँ, तुम इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाओगे, तुम कंसल्टेंट बन जाओगे, तुम सेल्समैन बन जाओगे, बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें ये सब आता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझना, किसी का आईपीओ निकला, रेड हेरिंग्स पर्सपेक्टिव निकला, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। भाई कैसे भाई, कैसे, चलो जो भी है, आगे देखते हैं। बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं दूसरा। तो अभी देखो, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेंगे, बट बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। तो बैलेंस शीट है ना, मेरे को एक पोजीशन ऑफ द कंपनी बताता है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, एक बंदा है सुहागरात में, उसको एक पोजीशन चाहिए होता है, उसको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, और उसको मूवमेंट चाहिए होता है। तो परफॉर्मेंस तो हम समझ गए अपना इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट मान लीजिए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, राइट। मतलब 2024 का इनकम स्टेटमेंट बना दिया, उसमें आपने 2000 पूरे 24 में कितना रेवेन्यू कमाया, और पूरा कितना आके पैट आ गया। बैलेंस शीट जो पोजीशन है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी ना। पोजीशन पोजीशन तो हिलती रहेगी मूवमेंट के साथ, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे तो एक ही पोजीशन होगी ना। तो बैलेंस शीट हम लिखते हैं एज ऑफ मार्च 24, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। मार्च 2024, या जो भी इसका मतलब है कि अभी एट दिस मोमेंट मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। वो क्या क्या चीजें क्या होती हैं, आप बस अभी के लिए याद रखो। इसका एक बेसिक इक्वेशन है, मैं सब चीजें बताऊंगा आराम से। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। Asset is equal to liability plus equity. Asset is equal to liability plus equity. Asset is what you own. आपके पास क्या है, और liability is what you owe. आप उधारी में क्या रखते हो। इक्विटी के बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत प्यार से समझाऊंगा तुमको बाद में। बट ये याद रखना कि एसेट इज व्हाट यू ओन, आप क्या आपके पास है, और लाइबिलिटी इज व्हाट यू ओ, मतलब आपकी क्या उधारी है। आज हम एसेट के बारे में सिर्फ बात करेंगे, मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा भाई क्या है। बट ये इक्वेशन आप याद रख लो, अभी लिख लो, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। मतलब उम्मीद है कि आप ये लोग 1.5x या 2x पे चला रहे हो यार, 1x पे मत चलो, आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरी इतनी आवाज इतनी अच्छी भी नहीं है। और याद रखना, कुछ भी डाउट होगा तो नवीन, विजय,
096@gmail.com पे आप लिख सकते हैं। पर्सनल पर्सनली मैं हेल्प भी कर दूंगा। पेड होगा बट भाई यहाँ से तो कुछ नहीं कमा रहा। 4 व्यूज ही मिले मेरे को, बट मैं खुश हूँ भाई, खुश हूँ। लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं। देखिए बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट में एसेट क्या होता है? एसेट जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट यू ओ व्हाट यू ओन, सॉरी, आपके पास क्या है। अब इसका मतलब क्या है? भाई एसेट होते हैं, आपके पास क्या है? आपके पास भाई घर पे अलमीरा है, मेरे पास टॉर्च है, मेरे पास बोतल है, मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास लैपटॉप है, ये सब मैं ओन करता हूँ। तो ये मेरे एसेट है, ये मेरे एसेट है। ठीक है, तो ये एसेट होता है। बट फाइनेंशियल टर्म में एसेट क्या होता है? दो तरीके के एसेट होते हैं, पहले तो याद रखना, दो तरीके के हम एसेट लेते हैं मेजर ब्रॉड टर्म्स में। बाकी भाई अकाउंटिंग के लोग यहाँ पे बकचोदी मारेंगे, बट मैं मेजर बता रहा हूँ। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, देखो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट वो होता है भाई कि जो तू, तेरे पास अभी है और जिसको तू बेच के बहुत आसानी से पैसे कमा सकता है अभी के अभी। ठीक है, मतलब अगर अगले 3-4 महीने में तो पैसे कमा सकता है। नॉन करंट एसेट वो है जो भाई लॉन्ग टर्म की चीज है। लॉन्ग टर्म 3 महीने से 1 साल तक की हम बात करते हैं मेरे हिसाब से करंट एसेट में। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अभी के लिए आप यही मान के चलो कि भाई जो मैं बेच के जल्दी पैसे कमा सकता हूँ। कि भाई अगर मैं कल को लुट गया, कल को भाई मैं लोन नहीं चुका पाया तो मेरी घर मेरे को गिरवी रखनी पड़ी, मुझे अपना मोबाइल दे देना पड़ा, मुझे अपना लैपटॉप दे देना, मुझे अपना लैपटॉप में बेच सकता हूँ, मैं अपना मोबाइल बेच सकता हूँ, मेरे को पैसे जल्दी मिल जाएंगे, ज्यादा जल्दी मिल जाएंगे मुझे पैसे, और उसी पैसों से मैं लोन चुकता कर सकता हूँ। तो ऐसा एसेट जो आप भाई जल्दी फेंक के आप उससे पैसा कमा के अपना लोन चुकता कर लो या जो भी कर लो, वो करंट एसेट होता है। नॉन करंट होता है लॉन्ग टर्म एसेट। आपकी इन्वेंट्री है भाई, आपका पूरा लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, आप भाई प्लांट प्रॉपर्टी, कोई प्लांट है आपका बहुत बड़ा सा, भाई वो प्लांट एक दिन में थोड़ा ना बेच पाओगे, बहुत टाइम लगेगा, नेगोशिएशन होंगे, क्या पता बिके ना बिके, उसकी वैल्यू भी इधर उधर होती रहेगी। तो वो होते नॉन करंट एसेट जो लॉन्ग टर्म में आपके पास एसेट तो है, मतलब इसकी वैल्यू तो है, बट ये वैल्यू को रियलाइज करने में, मतलब ये वैल्यू का पैसा आने में आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये करंट एसेट और नॉन करंट एसेट होता है। अभी हम बात करें करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत छोटी चीजें हैं, इसको बता के मैं आज का टॉपिक खत्म करूंगा। भाई मेरे टीचिंग स्टाइल में कुछ भी अगर दिक्कतें आए तो मुझे बता देना, मैं उसके हिसाब से इम्प्रूव करना चाहूंगा अपने आप को। चलिए, करंट एसेट, अभी हमने बताया करंट एसेट। करंट एसेट, भाई करंट एसेट क्या होता है? भाई करंट एसेट क्या होता है? मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। पहला करंट एसेट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई मान लो मेरे पास 500 रुपए है, तो वो तो कैश है भाई, अभी लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मतलब मेरे पास रुपया है, अभी 500 रुपया है पॉकेट में, ये तो मेरा एसेट है ना भाई। इससे मैं कैंडी खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मेरा लोन अगर 500 का तो मैं चुकता भी सकता हूँ। तो भाई बहुत आसानी से मेरे पास वो पैसा है। तो वो कैश, वो एक करंट एसेट होता है। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट होता है जिसको मैं आसानी से लेस देन 3 मंथ्स जनरली लेते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर उसका मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अभी आप बस याद कर लो, बाद में मैं बताऊंगा। टी बिल, आपका गवर्नमेंट में अगर आपने कोई, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट का कोई ट्रेजरी बिल लिया है जो थोड़े हफ्तों में मैच्योर होने वाला है, तो वो आपका उसमें आपको पैसा मिलेगा, उसे टी बिल कहते हैं। उसको वो टी बिल एक कैश इक्विवेलेंट हो सकता है अगर उसका मेच्योरिटी कुछ हफ्ते है। नहीं तो या फिर आपका कोई मनी मार्केट फंड है, मनी मार्केट फंड है, अभी बस लिख के रख लो, बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मनी मार्केट फंड क्या होता है कि मान लो कोई म्यूचुअल फंड है, आपने उस पर इन्वेस्ट किया, और वो जो म्यूचुअल फंड है वो एक कोई शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट पे या फिर कॉर्पोरेट डेट पे इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, उससे आपको जल्दी पैसा मिल सकता है। ठीक है, वो होता है। या फिर तो कमर्शियल पेपर कहते हैं, कमर्शियल पेपर होता है। कमर्शियल पेपर क्या होता है कि भाई आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया, या फिर शॉर्ट टर्म लोन किसी को दिया, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेबल कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन दिया जो बता रहे हैं कि मैं आपको 3 महीने के अंदर अंदर वो रिटर्न कर दूंगा पैसे आपके सारे। ठीक है, नहीं तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिख लो। वो भी एक शॉर्ट टर्म बैंक लोन होता है, जो आपने आपने अभी शॉर्ट टर्म बैंक लोन, बैंक में आपने छोटा थोड़ा पैसा डिपॉजिट किया, सॉरी, थोड़ा पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। थोड़ा पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट किया जो आप निकाल नहीं सकते मैच्योरिटी तक, बट बहुत लिक्विड है, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहता है।
तो आप आपको अगर ये चारों चीजें याद अभी के लिए नहीं रखना तो नहीं भी रख सकते हो। बस ये याद रखो कि पहला जो, मतलब मैं बस समझा रहा था आपको कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल के छोड़ देते हैं, बट समझते नहीं है कैश इक्विवेलेंट क्या है। कि भाई वो ऐसी चीज है जो लेस देन 3 मंथ के अंदर अंदर उसका आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है। तो पहला हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट में, जिस मतलब ये वो चीजें हो गई भाई, मेरा इरेजर नहीं लगा। ये वो चीजें होंगी जिसका आप बहुत जल्दी पैसा ले सकते हो। ये हो गया करंट एसेट। तो ये पहला करंट एसेट हो गया। और कौन से करंट एसेट है भाई? करंट एसेट आपका अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं भाई एक चीज को। तो पहला आप मैंने बताया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और मैं दूसरा बता रहा हूँ कि भाई अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, स्पेलिंग कुछ खराब हो सकती है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है भाई? अकाउंट रिसीवेबल होता है कि मान लो कि यार मैंने अपने कस्टमर को, मैंने तेरे को उधारी पे पैसे दे दिए। अब मुझे पता है मैं तेरे को दो चांटे मार दूंगा, मुझे पैसा तो ऐसे ऐठ नहीं है। भाई माफ करना मेरी लैंग्वेज को, इधर उधर हो जाता हूँ, बट मैं, मत मारना, मैं दिल्ली का आदमी, मतलब किसी को मत मारना भाई, गलत बात है मारना किसी को भी। बट मैं ही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुमने किसी को उधारी पे पैसे दे दिए, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो बाद में। ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो जो आपने पैसा किसी को उधारी पे दिया है, क्रेडिट पे दिया है, वो अकाउंट रिसीवेबल दिया है, उसका पैसा आपको कल को आने वाला है। ठीक है, वो होता है। तीसरा होता है इन्वेंट्री। अच्छा ये तो यार नॉन करंट में ही जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, या फिर इन्वेंट्री मुझे सोचना पड़ेगा, करंट में है कि नॉन करंट में, आप ही बता दीजिए मेरे को। बट आई थिंक अकाउंट रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट एसेट है। मैं अज्यूम करके चलता हूँ, अभी हम नॉन करंट एसेट पे चलते हैं जो उसका थोड़ा टाइम लगता है और उसमें मैं इन्वेंट्री डाल सकता हूँ अपनी। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इन्वेंट्री को हम यार डाल सकते हैं क्या? हाँ यार डाल सकते हैं हम तो। डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। तीसरा जो अभी जैसे हमने बताया, पहला क्या होता है भाई हमारा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दूसरा हमने क्या बताया कि भाई अपना अकाउंट रिसीवेबल। और तीसरा मैं बता रहा हूँ भाई अपना इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है भाई वही अपना घड़ी, अपना अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, ये सब आप जल्दी जल्दी बेच सकते हो, तो शायद से वो इन्वेंट्री उस पर आ जाएगा। चौथा होता है प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब मान लो यार आपने रेंट के पैसे दे दिए, आपने एक महीने का रेंट का पैसा दे दिया भाई, बट वो आपने रियलाइज तो नहीं किया, मतलब आपने अगले 30 दिन के पैसे दे दिए रेंट। ठीक है। बट आप वो 30 दिन अभी घर पे रह सकते हो ना, तो वो आपका तो एसेट हो गया, 30 दिन आप वहां रह सकते हो। ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है। फिर आपका आता है नॉन कैश, नॉन नॉन करंट। नॉन करंट मतलब जिसका आप मान लो बहुत सालों में, बहुत टाइम बाद ही आप उसको उसका कुछ कर सकते हो। पहला होता है उसमें प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। भाई पहला, मेरे को नींद आ रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, प्लांट मतलब आपको कोई प्लांट रखा हुआ है। प्लांट मतलब पौधा नहीं होता, प्लांट मतलब एक बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो गई जहाँ पे भाई मैन्युफैक्चर हो रहा है कुछ। कोई और प्रॉपर्टी आपने खरीदी, वो होता है प्रॉपर्टी। प्लांट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपने कोई सामान, बड़ा सा सामान खरीदा भाई, आपने हार्वेस्टिंग के लिए या फिर कुछ के लिए कुछ कुछ खरीदा जो जल्दी आप बेच नहीं सकते, बट आपको वो एसेट है, वो लॉन्ग टर्म में आप किसी को दे सकते हो। इनटैंजिबल एसेट होता है आपका, इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट इज अगेन अ नॉन करंट एसेट। इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई भी नॉन फिजिकल थिंग, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल को परसों बात करते हैं। पेटेंट, पेटेंट फाइल किया, आपको पेटेंट मिल गया कि भाई आप ही एक्सक्लूसिवली ये चीज को प्रोड्यूस कर सकते हो, या आपको गुडविल मिल गई दूसरी कंपनी से, या फिर आपको ट्रेडमार्क मिल गया कोई, तो ये सब है ना, ये सब एक्चुअली लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट में आते हैं। और तीसरा जो फाइनल है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि आपका पैसा बहुत टाइम बाद देगा, जो भी है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब नॉन करंट एसेट में आते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है आज के लिए एसेट साइड से। आई थिंक मैं अब जा रहा हूँ भाई, मेरे से बहुत हो गया, ज्यादा आपका टाइम ले लिया मैंने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू एट द टॉप।